आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अमेरिका से तबस्सुम मोहसिन अलवी की जानिब से रहमतों भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब अर्ज़ है सामीन। आज हम आप अपनी मुमताज और मारूफ तंजीम बज़्म सुखन मावरा अमेरिका की जानिब से उर्दू जबान और शेर व अदब रखने वाले वाबस्तगी रखने वालों के लिए एक खूबसूरत सिलसिले का आगाज कर रहे हैं, जिसका उन्वान है एक शाम और दो अफसाने। जिसमें हर हफ्ते हम दो अफसाने आपके सामने पेश किया करेंगे, जिसमें आपकी मुलाकात एक नए मारूफ अफसाना निगार से करवाएंगे और आप खुद उन्हीं की जबानी उनका अफसाना सुनेंगे का शर्फ भी हासिल रखेंगे। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला कहना चाहिए कि इस तरह से होगा कि पहले एक अफसाना निगार पहले मैं बल्कि बहैसियत अफसाना निगार अपना एक अफसाना पेश करूंगी और फिर इंशाअल्लाह हमारे जो मेहमान खास होंगे उनसे मुल्तमिस रहेंगे कि वो अपना अफसाना पेश करें। आज की इस खूबसूरत शाम में हमारे मेहमान खास हैं, मुमताज और मारूफ और बड़ी कदावर शख्सियत हैं। मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। आप बेहतरी शायर भी हैं, अदीब भी हैं, आप अफसाना निगार भी हैं, कालम निगार भी हैं और बेहतरीन तजिया निगार भी हैं। आप लोग सब यकीनन सामीन हालात हजरा पर गहरी निगाह रखने वाली शख्सियत को सुनते रहते होंगे। कनाडा की उर्दू सर्विस में भी आवाज़ के जरिए आपके बड़े मुदल्लिल और दिलचस्प गुफ्तगू से भरपूर उनकी गुफ्तगू से हम सब मुस्तफीद होते रहते हैं। आपका तारुफ जो शानदार पहलू है तारुफ का, आपकी 36 साल सिफारतकारी पर मबनी है। आप वतन अजीज की कहना चाहिए पाकिस्तान की मोहब्बतों के सफीर बनकर आप तकरीबन 12 मुख्तलिफ ममालिक में सफीर पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे पर फायज रहे और 36 साल से सिफारतकारी के शोबे से वाबस्ता रहे हैं। आपकी करामत करामत खेज शख्सियत पर आपका ही शेर जो है इससे मुताबिकत रखता है कि तुमने देखी ही कहाँ मेरी करामत वरना, तुमने देखी ही कहाँ मेरी करामत वरना तुम भी हो जाते गिरफ्तार जमाने की तरह। यकीनन जिस तरह हम सब गिरफ्तार हैं उनकी मोहब्बत में और उनकी सलाहियतों को बेशुमार कहना चाहिए गुनागू सलाहियतें आपके अंदर हैं और अल्लाह ताला ने आपको वाकई एक करामत खेज शख्सियत की तरह बनाया है। आइए अब हम चलते हैं अपने मेहमानाने खुसूसी मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौरी की जानिब। मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब करामत गौरी साहब की तरफ सबसे पहले करामत भाई आपसे एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे, फिर आपसे इंशाअल्लाह ताला फरमाइश करेंगे आपके अफसाने की। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अफसाना निगारी आपका जो फितरी जौक जो है वो नस्ल निगारी की जानिब ज्यादा रहा या शेर व शायरी को शेर व फकन से आप ज्यादा दिलचस्पी रखते नहीं, हैं? मेरी मेरी पहली मोहब्बत तो तबस्सुम बैन अफसाना है। अच्छा 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 अच्छा। इसमें मैंने बहुत छोटी उम्र से नस्ल लिखनी शुरू की थी। अच्छा माशाल्लाह। आपने अगर मेरी याददाश्तें पढ़ी हों रोजगार सफ़ीर, वो बहुत ही ज़खीम किताब है। अच्छा 973 सफ़ों की किताब है वो। अच्छा और माशाल्लाह। उसमें मैंने अपने पूरी रुदात बयान कर दी है। और ये खास तौर पर बहुत दिलचस्प बात है कि मैंने उस उम्र में छपना शुरू किया था जब वो उम्र होती है कि लड़के स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। वो एक बहुत दिलचस्प वाकया ये हुआ कि कराची से एक 15 रोजा अखबार निकला करता था, नमकदान, जी जिस आपने शायद नाम सुना हो, मजीद जी लाहौरी। वो बहुत बड़े जी जी मजीद लाहौरी साहब का नाम, जी जी। बहुत बड़े नक्काद थे, तंस निगार थे, मज़ाह निगार थे। वो निकाला करते थे नमकदान। तो नमक। मैं 7वीं क्लास में था स्कूल की, और मैं लिखा करता था उनके लिए पाबंदी से। अच्छा और मैं माशाल्लाह। नाम नाम उस जमाने में मेरा कलमी नाम, वो फैशन था उस जमाने में। नून मीम राशिद साहब बहुत मशहूर थे, जोए अंसारी जी बहुत जी मशहूर जी थे। जी। तो मैंने भी अपना कलमी नाम रखा था काफ अलिफ काफ करामत, काफ अच्छा अलिफ काम गौरी, काफ अच्छा अलिफ अच्छा काफ गौरी, करामतुल्लाह खान गौरी। अच्छा अच्छा। तो मैं एक अरसे तक उनके लिए लिखता रहा। एक दिन मुझे मजीद लाहौरी साहब का खत मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि साहब, आप इतने अरसे से हमारे लिए लिख रहे हैं लेकिन आज तक आपके न्याज हासिल नहीं हो सके। तो ये किसी दिन फुर्सत हो तो तशरीफ लाइए। एक दिन स्कूल की छुट्टी जल्द हो गई थी, तो मैं अपने स्कूल के सफ़ेद कमीज और
खाकी नेकर पहने हुए था, उसी तरह बस्ता उठा के और बस में बैठ के उनके दफ्तर पहुंच गया। डेंसो हॉल कराची में उनका दफ्तर था। तो मैं ऊपर उनके कोठे पर जब गया तो वहाँ उनके मुंशी साहब बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, कहा कि साहबजादे, आपको क्या काम है? मैंने कहा मुझे लाहौरी साहब से मिलना। उन्होंने कहा आप लाहौरी साहब से क्या काम? तो मैंने वो मजीद लाहौरी साहब का खत निकाल के उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने मुझे सर से पैर तक देखा कई बार, उसके बाद उठ के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद मजीद लाहौरी साहब बरामद हुए। उन्होंने कहा कि आप काफ अलिफ काफ गौरी हैं। मैं तो समझता था कि कोई मोहम्मद सिंह रसीदा शख्स होगा। जी जी। फिर उन्होंने बहुत बहुत मोहब्बत से मुझे बहुत देर तक मुझसे बातें करते रहे, और एक उन्होंने नसीहत की। उन्होंने कहा कि बेटा, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है वो हर एक को नहीं देता, और माशा- अब ये माशाल्लाह आपका काम माशाल्लाह। है कि आप इस जौहर को चमकाएं। तो जी उन्होंने कहा कि बेटा, मेरी ये नसीहत है कि लिखना कभी मत छोड़ो। बिल्कुल, तो आपने तो उनकी मैंने नसीहत लिखना कभी नहीं छोड़ा। माशाल्लाह आपने उनकी क्योंकि नसीहत पे माशाल्लाह अमल किया। तो आपकी क्योंकि जो कितनी किताबें आ चुकी हैं करामा साहब? मेरी मेरी तो कुल किताबें तो 10-12 हैं, लेकिन अफसानों के मजमे दो हैं। अब वो तीसरा मजमुआ मैं लाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे दो मजमुए हैं। एक तो 1991 में संग मील ने शाया किया था, एक लम्हा सच्चाई का। एक लम्हा सच्चाई का। और दूसरा फिर उसके बाद संग मील ने ही शाया किया, वो था 2004 में, 2006 में शायद। वो समंदर अजनबी है। अंदर अजनबी है। समंदर अजनबी है। और समंदर अजनबी के साथ ये दिलचस्प वाकया हुआ कि वो किताब बहुत मकबूल हुई, तो उसका एक पायरेटेड एडिशन दिल्ली से भी शाया हो। अरे वाह और माशाल्लाह। देखिए, और वो देखिए कि वो सीना चोरी और सीना जोरी इसको कहते हैं, कि दिल्ली में जिन जिन साहब ने वो किताब शाया की थी, उन्होंने उसकी 20 किताबें मुझे भी बाकायदा डाक के जरिए से भिजवाई कि ये आपका हिस्सा है। अच्छा अच्छा, जी हाँ, ऐसे अदबी जो होती है बातें सुन के भी बहुत अफसोस होता है कि अदब की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नक्ब लगा जाते हैं। जी जी। तो तो करामा भाई, और नसर निगारी में और भी तो आपकी एक जो होते हैं किरदारों पे जो आपने किताबें लिखी है, खाके खाके निगारी में भी माशाल्लाह आपका जवाब वो नहीं तो मेरी वारिस शनासाई तो बहुत ही मकबूल हुई है। उसके तो 4 एडिशन खत्म हो चुके थे। है। जी। अब पब्लिशर ने मुझसे कहा कि सर, वो 5वां एडिशन में लाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? तो मैंने कहा मैं इजाफा जरूर करना चाहूँगा, इसलिए कि मैंने इब्तिदाई एडिशन में इमरान खान का खाका नहीं लिखा। अरे वाह, तो अब लिखा आपने। और इसलिए ने लिखा था कि जब वो शाया हुई थी किताब, तो उस वक्त तक इमरान ने तारीख नहीं बनाई। अब इमरान तारीख साज शख्सियत हो चुका है, और पाकिस्तान की बल्कि पूरे इलाके की जो तारीख मुरतब अब हो रही है, उसमें इमरान का कद और काठ सबसे बुलंद। बेशक बेशक तो मैंने फिर इमरान पे खाका लिखा, और एक और मजमून लिखा कि मुझे इस इजाफा शुदा एडिशन को लाने की जरूरत क्यों महसूस, और वो पाकिस्तान के मारूजी हालात पर बड़ा बड़ा मुदल्लिल जी हाँ, तबसरा है। आपकी तो बड़ी गहरी निगाहें रहती हैं माशाल्लाह, हालात हाजरा पे सुनते रहते हैं तो आपकी गुफ्तगू। तो जी। वो 5वां एडिशन भी शाया हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत हाथों हाथ लिया जा रहा है बारिश नसाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपने शाम अफसाना की जानिब, जिसका उन्वान हमने रखा है कि एक शाम दो अफसाने। तो मैं आपसे इजाजत से एक बहसियत निजामतकार के सबसे पहले अपना अफसाना पेश करूंगी। ये मेरी किताब कागजी पैराहन है, जिसका माशाल्लाह से दिबाचा जो था वो हमारी फातिमा सुरैया बजिया ने लिखा था। ये इसका पहला अफसाना है, आतिश बारूद धुआं और जिंदगी।
कायनात की ये एक तरह से कहना चाहिए एक तमसीली अफसाना है, जिसमें किरदार और जो कहना चाहिए इसकी बुनत जो है कुछ तजरीदी और कुछ आपको उस हैसियत से महसूस होगी। आतिश, बारूद, धुआं और जिंदगी। कायनात की मौजिद ने अधूरे ख्वाबों, अधूरी ख्वाहिशों से बेकैफ रंगों और बे खुशबू रोशनी से खाली दुनिया को जब जिस्म और रूह की आमहंगी की जिंदगी बख्शी तो वक्त जाग उठा। जागते लम्हों बेदार सातों ने देखा कि कुन के कलम ने चांदनी सोने के उगलते हरूफ से लौह को चमका दिया। जमीन और आसमान के खजानों के सब कुफुल कुन की चाबी से खुलते ही चले गए, और मोहब्बतों, रंगों और रोशनियों के सैलाब उमड़ पड़े। लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। ख्वाहिश ख्वाहिश तकमील, ख्वाब ख्वाब ताबीर लिए जीस की सातों में सिमटे मुश्ते खाक से तख्लीक शुदा आदम और हव्वा का वजूद। तख्लीक दर तख्लीक, तख्लीक दर तख्लीक, ना खत्म होने वाला फना और बका का सिलसिला अजल से अबद तक नए करिश्मों की एक नई दास्तान रकम करने जमीन पे उतरा तो लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। वाह। बूंद बूंद, बूंद बूंद तरसी जमीन को बेकरार समंदर, दिलकश झीलों पर सुकूत पुरसुकूत दरिया, शोर मचाते नदी नालों, गीत गाते आबशारों, मुस्कुराते झरनों से सवारा तो नीले गगन ने अपने नीलगु रंग जमीन के पानियों में घोल दिए और जिंदगी चलती रही। लम्हे जागते रहे। बांज मिट्टी अता करदा दरकेदी पे ऐसी इतराई के सरसब्ज शादाब मखमली पोशाक उड़े खुशनुमा सरसब्ज लबादा और शोक भूरे सूखे रंग को मिटाती ही चली गई। खाक खतों में सरसब्जी और शादाबी के साथ साथ बरगो गुल के गहने पहनने की जो ख्वाहिश की, तो सबा ने खुशबुओं और रंगों के काफिले के साथ यही डेरे डाल दिए। कोपले फूटी, शगुफे फूटे, कलियां महकी, फूल खिले और जिंदगी चलती रही। लम्हे जागते रहे। क्या बात धरती है, क्या बात। जी, धरती के बिछोने पर तपते सुनहरे जर्रों ने सहरा बनाए तो बिछोने के आशिया बरदारी किनारों पर बुलंद और बाला भूरे काले मटियाले पहाड़ों की जामिद सलसलों का तहफ्फुज बख्शा। कहीं आसमान को चूमते हुए पर्वतों ने अपने तन पर फखर से जरी कबाएं लिपेटी, तो कहीं पहाड़ों की आसमान गिर चोटियों ने सफेद ठंडे बर्फ के लबादे तन पर सजा लिए और जिंदगी चलती रही। लम्हे जागते रहे। जमीन और आसमान की हदों के दरमियान फजाए तिलिस्म धनक सतरंगी जो उड़ी, तो कौस कज़ा ने अपने ऊदे ऊदे सुर्ख सुर्ख सफेद सफेद नीले नीले पीले पीले हरे हरे और काले काले रंगों की रंगीन बरसात से इसने दिलकशी के मनाजिर बिखेर दिए। बरखा बरखा रुत के दामन में फैली शफक ने अपनी लाली के रंग छलका दिए। फजा के कशकोल में कुदरत के चार रंगी मौसमों ने नए नए मनाजिर महका दिए। उम्मीदों के ख्वाबों के नए नए जजीरे आबाद होने लगे और जिंदगी चलती रही। लम्हे जागते रहे। अजल से अबद तक हमेशा कायम रहने वाले फनकार ने कायनात में कैसे कैसे शाकार सजाए, कैसे कैसे रंग जगाए कि मैं वे हैरत जदा रह गए। हुनरमंदाना दहर के जहनों में नए ख्याल भी जाले बुनते गए। कभी हैरानी नजर से जब अफलाक को, तो कभी जुस्तजुए नजर से जानिबे खाक को इब्ने आदम को मिला। मराज इल्म फन जिसके आने से कायनात के सब असरार खुलने लगे। गुलाब सातें शादाबियां तख्लीक करने लगी, रोशनियां भी बढ़ने लगी, रंग बिखरने लगे, धूप और छांव के नए मंजर उभरने लगे। वक्त की ताल पर वालेहाना रक्स करती जिंदगी लम्हों की जिद्दतें तकती रही। नए और नए मनादिर उभरते रहे, लम्हे झांकते रहे और जिंदगी चलती रही। इन जन्नत नशीनों को जन्नत से जमीन तक लंबी मुसाफत तय कराने की शर्त ये ठहराई गई कि अहले जमीन के लिए नर मुलूक जज्बों की तकुम की आबियारी से अमन व अमान, अमल और इंसाफ, मोहब्बत और खुलूस, वहदत और अखुवत के तनावर शजर उगाने हैं। शजर भी उगे। शजर की शाखों पे जुगनियां जुगनू तितलियां कोयले पपीहे बुलबुले तोते अबाबील काग चिड़िया कबूतर फख्ते और आगही के तारे बने गीत गाते लगे। लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। कुछ अधूरे लफ्जों के अफसाने बने, कुछ कहानियां मुकम्मल होती गई। इब्ने आदम की इकाई तकसीम तकसीम दर तकसीम होती रही। चेहरे पे चेहरा बना। जमीन पर नए नए वतन, नए नए शहर आबाद हुए, नई नई बस्तियां, नए नए नगर बनते रहे। गर्दिश अय्याम सफर करती रही। लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। इंसानों के इस घने जंगल में जब कभी वहशतों का अनगिनत
लहरों का सरकश तूफान उठा तो अहले जमीन ने मुसर्रत से आसमान की वसतों पे अपने मोजिद को पुकारा, तो सही सच्चे सहीफे उतरने लगे। तो फिर सच्चे सहीफे उतरने लगे, बरहक हुरूफ दमकने लगे, मुकद्दस रूहें जन्म लेने लगी और आगही के दर वाह होने लगे। लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। भटकने का एहतमाल इब्ने आदम के खमीर में शामिल रहा। ख्यालों की जादूगरी भी इब्ने आदम की सरिश्त में, उलझे उलझे गुनाहों को खोलने का फन भी गर्दिश अय्याम सिखाती रही। मगर इब्ने आदम के ज़मीर और कल्ब की तहारत और इस्तिकामत मिटती न लगी। गुरूर तकब्बुर रगो पह में समाता लगा। शैतानी असरार भी बढ़ने लगे और फिक्री इंतशार में डूबे मसाइल से मामलात बिगड़ने लगे। और फिर कभी सवर भी जाते, कभी बिगड़ भी जाते। आगही के चिराग जलते रहे और फिर बुझते भी रहे। लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। फिर यकदम उफक से उफक तक की तारीकी तारीकी छा गई। ना कोई इस्तारा, ना कोई इशारा, ना कोई सितारा। जहालत के गटाडूब अंधेरों ने सच्चे सहीफों के दमकते रूफों को निगलना शुरू कर दिया। किरण किरण मोहताज हो गई। कायनात रंगो बू के पसे पर्दा चली गई। हकीकत कुबरा को आवाज़ें देने लगी। हथेली हथेली मुस्तरब दुआएं, दिल दिल बेकरार मुनाजातें। आसमान की वसतों ने फिर अपने मोजिद को पुकारा और तलाश किया, और निगाहों की बेताबी बढ़ने लगी और दिल बेतहाशा सुलगने लगे। लेकिन लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। फिर सदियों पर मोहित अंधेरों में हीरा के माथे पर तजल्लियां झिलमिला उठी। फिर सदियों पर मोहित अंधेरों में हीरा के माथे पे तजल्लियां झिलमिला उठी। तारिकियां भाग गईं, रोशनियां फैल गईं, उलझी उलझी सब गुत्थियां सुलझने लगी। हिद्दत शौक से जंगालू दिलों की संगीनियां भी पिघलने लगी। रहनुमाई के सितारे उभरे, रहबरी के इस्तारे उभरे। रोजने जिंदा के कुफल टूट गए। शऊर इदराक और आगही के सब दर वाह हो गए। हरफों की तफीम ने एक नया सहीफा मुकम्मल कर दिया। वो मोहतबर सहीफा आन बान शान से दुर्यत आदम को थमा दिया गया कि यही इब्ने आदम की जिंदगी का किबला है, यही हिदायत का जीना है, यही बरकत का आखिरी नगीना है, यही रहमत गंजीना है, यही जिंदगी के समंदर पे बेखौफ सफर करने वाला सफीना है। हर अंदेशा और खौफ से, हर हुस्न और मलाल से, हर हसरत और याद से आज़ादी का आखिरी परवाना है। इखलास और मोहब्बत और इताअत और वफा के चमकते दमकते नकूश की पैरवी शुरू हो गई। नेकी के चश्मे फूटते रहे और फिर लम्हे जागते रहे, जिंदगी चलती रही। गर्दिश आयाम के आसेब ने वतन वतन, शहर शहर, बस्ती बस्ती, करिया करिया फिर नेकियों के चिराग बुझाने शुरू कर दिए। नए वहशत नगर आबाद हो गए। जिंदगी की ख्वाब बुनती आंखें फिर हिरासा रह गईं। एक आदम की इकाई से चेहरा चेहरा तकसीम होने वाले बेचेहरगी का खराज में वसूल करने लगी। ये कैसी मावराई जज्बों ने, ये कैसी जज्बा सफाकी ने जन्म लिया कि औलाद आदम सफेद हाथियों और मजलूम चींटियों में तकसीम हो गई। क्या बात, बहुत खूब, वाह। औलाद आदम सफेद हाथियों और मजलूम चींटियों में तकसीम हो गई। शबे हयात की तारीकियों के घने जंगल में चांद उभरते रहे और डूबते भी रहे। अंधेरे फैलते रहे, उजाले बिखरते रहे। लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। सच्चे सहीफों की बरहक लफ्जों और आसमानी सतरों के खजानों को कुफल में डालकर ताक पे सजा दिया। इब्ने आदम अपनी जादुई लफ्जों में अपनी तशना सतरों की उलझी उलझी हिकायतों के इजाद करदा शहर में अपनी तवानाइयां खोने लगे। अपनी पोशीदा असरार गुम कर बैठे। ऐसी दश्त मुसाफत को कहीं शाम के आसार भी नजर न आए। बस हद तक फरेब ही फरेब, गिरदाब ही गिरदाब, दायरा दर दायरा इब्ने आदम के चेहरे के अजब नक्शूश बनते रहे, बिगड़ते रहे। तमाशा बीन भी आदम, तमाशा नुमा भी आदम। जिंदगी को खुद तमाशा बीन आदम बनी आदम की बेचैरगी का जख्म लिए धुंधलाने लगी। नक्शे सानी के अक्स उभरने लगे। पाकीज़ा रूहों की बाजगश्त भी गूंजी। मगर अंधेरी बहरी आदमियत खुद पसंदी की लذत में तमाशे करती चली गई और तमाशे बनती चली गई। नेकियों के नकूश मिटते रहे, गुम गश्ता राहों के निशान जमीन पर रुतले रहे। हाल हाल के लम्हात माजी में ढलते रहे और मुस्तकबिल के शौक में लेकिन लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। बेचैरगी का उन्वान लिए, सिर्फ आदमियत का नाम लिए, कैसे दौरे जुनून का आगाज हो चुका है, जहां सिर्फ आसेब ही आसेब नजर आता है। जहां फना का कैसा नकारा बजा दिया कि जहन्नुम का कैसा तमाशा दिखा दिया कि मौत के एहसास में हिरासा जिंदगी भी अब चीख पड़ी है कि अभी हशर का ऐलान भी ना गूंजा।
अभी हशर का ऐलान भी ना गूंजा, ये सूर की आवाज कैसी दुनिया में आ गई, फिर ये जहन्नुम की आग कैसे लग गई। क्या आदमी खुदा बन बैठा है, क्या आदमी खुदा बन बैठा है, नोहा पड़ती हवाओं, मातम करती फदाओं, गम दीदा नम दीदा, वहशियाना तर्ज जंग की जो बात बताई, तो फिर ये कैसी जंग की रस्म का आगाज आगाज हो चुका है, जहां ना मुहाजों की दहलीज है, ना मुजाहिद, ना सिपाही, ना मोर्चा बंदी, ना सफ बंदी, ना घोड़ों की टापे, ना तोपों की गनगरज, ना सरसीना दोष तांबा, ना लोहा, ना तलवारें, ना जरे, ना आतिश बारूद। लेकिन ये आतिश बारूद और धुएं ने क्या तमाशा दिखाया है, लेकिन ये आतिश बारूद धुएं ने कैसा तमाशा सजा दिया है, कि नंगे आदमियत का ऐसा तमाशा कि जुल्मतों का एक सैले बेअमा दुनिया ने पा लिया है। बिसाते नूर पर जुल्मतों के आसार देखकर, आदमियत के अंजाम को देखकर लरजीदा लरजीदा सातें पयाम दे रही हैं, कि लहू का एक रंग रखने वालों इब्ने आदम, तुम सब एक मुश्के खाकी से तख्लीक शुदा जिस्मों के मालिक हो, एक ही जोड़े आदम और हव्वा की जात का परतो हो। फिर तुम में ये तकसीम और तफरीक कैसे आ गई। लेकिन क्या कहें, शाख जैतून चोंच में लिए फाख्ताएं जलती जा रही हैं। शाख जैतून में चोंच शाख जैतून चोंच में लिए फाख्ताएं जलती जा रही हैं, लम्हे सुलगते जा रहे हैं, जिंदगी लरसती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है। इन्नल्लाह ला यज़्लमू नास शैउन वलकिन्न नास नफ्सहुम यज़्लमून। अल्लाह इंसानों पर ज्यादती नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। वाह। वाह। वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। क्या अच्छी नस्ल लिखी है, वाह। तबस्सुम बहन, ये अफसाना कम है, रपोर्टाज ज्यादा है। जी आजकल के, जी हाँ, देख के, हालात को देखते हुए, जो हो सकता है, जो कुछ गजा और फलस्तीन में हो रहा, और जिस तरह वाकई इब्ने आदम जो है वो सफेद हाथियों में और चींटियों में तकसीम होकर रह गई है। जी, अब मैं मुल्तमिस रहूंगी आज के हमारे जो मेहमान खुसूसी मोहतरम करामतुल्लाह गौरी साहब हैं, उनसे कि आप अपना अफसाना पेश फरमाएं। मैं आपको एक अफसाना सुनाता हूँ जो बहुत मकबूल हुआ था। ये छपा था गालिबन फनून में। अच्छा अच्छा अच्छा। कासमी साहब जो फनून निकाला करते जी, थे, अहमद नदीम कासमी साहब, क्या अहमद नदीम का। माशाल्लाह, क्या मैं कदावर अदबी शख्सियत जी। मैंने बहुत लिखा है उनके लिए भी और सीख के लिए। और सबसे ज्यादा जो मैंने लिखा है वो तो हिंदुस्तान के शमा और 20वीं सदी के लिए। बल्कि बल्कि अ, हिंदुस्तान के पंजाब में एक साहब थे, उन्होंने तो मेरी कहानियों का गुरमुखी में तर्जुमा करके और बाकायदा किताब शायद अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। की। हिंदुस्तान में तो बहुत बहुत मेरे पास इतने खतूत आते थे तारीन के कि पूरे बोरी भर गई थी। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, आप तो करामतुल्लाह भाई के, अब मैं देखती हूँ कि अफसाना निगारी से ज्यादा लोग जो है शेरो सुखन की तरफ ज्यादा हो गए, जितने मैं प्रोग्राम्स देखती हूँ या जितना हमारे हल्का अहबाब में जो लोग भी मौजूद होते हैं। लेकिन मैं इसीलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि हम अफसाना निगारी को आगे लाएं, ताकि जो हमारे अफसाना निगार हैं उनकी शख्सियत के बारे में भी, उनके अफसानों के बारे में भी इंशाअल्लाह ताला हम और अफसाना निगारों को भी दावत देंगे इंशाअल्लाह आपके साथ। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रखेंगे जी, करामत कुसुम भाई। बहन, अफसाना लिखने के लिए मैं वो कहता हूँ कि पित्ता मारना पड़ता है, जी आपको जी। बैठना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है। और मैं जो अफसाना लिखता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि मैं इब्तदाई 2-3 सफ़हात लिख के और फिर बकौल शख्स से वो पाल में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं 3-4 दिन तक, बल्कि अक्सर हफ्ते भर तक उस कहानी के किरदारों के मुतालिक सोचता रहता हूँ। और फिर उसके बाद मैं एक नशस्त में बैठ के अफसाना खत्म करता जी। हूँ। तो ये जो मेरी कहानी है, इसका उन्वान है लोहार का लौंडा। लोहार का लौंडा। देखिए, आप सोचिए कि इसमें आपको बहुत से इशारे मिल जाए। हनीफ लोहार की भट्टी गांव की चौपाल के सामने उस नुक्कड़ पर थी जहां से कच्चा पक्का सा एक रास्ता बसों के अड्डे की तरफ जाता था। गांव वालों का ख्याल था कि हनीफ लोहार ने अपनी भट्टी के लिए बड़े मौके की जगह ढूंढी थी, लेकिन ये सिर्फ उन नौजवानों का ख्याल था जिन्हें होश संभाले अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। वो जो उनसे बड़े थे और जिनकी उम्रें इस गांव में गुजर गई थी, वो जानते थे कि भट्टी
حنیف لوہار کے باپ نے بھی نہیں، بلکہ شاید دادا یا پردادا نے اس وقت کھولی تھی جب نہ بسیں شہر سے گاؤں تک آتی جاتی تھی اور نہ ہی بسوں کا اڈا تھا۔ حنیف لوہار کی 7 پشتیں لوہار رہی تھی اور اسی بھٹی پر بیٹھے بیٹھے مر کھپ گئی تھی، لیکن یہ کارنامہ ان کا ضرور تھا کہ انہوں نے بھٹی کی آگ کو کبھی سرد نہیں پڑنے دیا تھا۔ حنیف لوہار بھی اپنی محنت اور تن دہی کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ آندھی آئے، بارش پڑے، اولے برسیں، مجال تھی کہ حنیف لوہار کی بھٹی بند ہو۔ صبح سے تہمت باندھ کر جو کام پر جٹتا تھا تو پھر رات گئے ہی گھر کا راستہ دیکھتا تھا، جو بھٹی سے 10-20 گز کے فاصلے پر ہی تھا۔ برسوں سے حنیف لوہار نے نہ اپنا تہمت بدلا تھا نہ کام کی رفتار۔ اس عرصے میں اس کی جوانی کا لوہا البتہ ضرور پگھل گیا تھا۔ بالوں میں سفید تاروں نے کھلیان سا بنا لیا تھا اور چہرے پر سلوٹیں لوہے کی سلاخوں کی طرح سے تپ کر دبیز ہو گئی تھی۔ اس دوران میں ایک کام اور بھی ہوا تھا، اس کا پہلوٹی کا بیٹا جوان ہو گیا۔ حنیف لوہار نے اپنے بڑے لونڈے کو، جس کا نام اس نے بڑے بوڑھوں سے مشورہ کر کے اور قرآن شریف سے پھال نکالنے کے بعد گلزار رکھا تھا، بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ اس کے 2 بیٹے اور بھی تھے جو ابھی چھوٹے تھے، لیکن گلزار پہلا بیٹا ہونے کے ناطے اس کی خاص شفقت اور عنایت کا حقدار رہا۔ لیکن حنیف لوہار نے صرف بیٹے کو لاڈ پیار ہی نہیں کیا بلکہ اسے بڑے چاؤ سے پڑھایا بھی تھا۔ اس نے اپنے پرکھوں کا پیشہ ترک نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اسے زمانے کی رفتار کا بخوبی اندازہ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ نئے زمانے میں تعلیم کے بغیر پرکھوں کے ورثے کی نہ تو صحیح طور سے حفاظت ہو سکتی تھی اور نہ ہی کسی بھی پیشے میں آگے بڑھا جا سکتا۔ گلزار کو حنیف لوہار نے گاؤں سے 7 کوس دور پڑوسی قصبے کے اسکول میں تعلیم دلوائی۔ جب تک گلزار چھوٹا تھا، حنیف لوہار خود اسے بائیسیکل پر بٹھا کر اسکول تک لے جاتا تھا اور دوپہر کو اسی طرح واپس بھی لے کر آتا تھا۔ لیکن پھر جب گلزار نے ہوش سنبھالا تو وہ اکیلا بس کے اڈے سے بس میں بیٹھ کر اسکول آیا جایا کرتا تھا۔ گھڑیاں، دن اور ماہ و سال گزرنے کا زیادہ تر لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا بے اور وہ شک۔ گزر جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلزار نے میٹرک پاس کر لیا اور اس کے امتحان پاس کرنے پر حنیف لوہار نے باقاعدہ جشن منایا۔ اپنی جمع جکڑی میں سے مال نکال کر اس نے پورے گاؤں کی دعوت کی اور دعوت میں رنگ بھرنے کے لیے قصبے سے ناچنے گانے والیوں کا طائفہ بھی بلوا لیا۔ یہ اور اس کیوں نہ زمانے میں ہوتا وہ اسی طرح دل کھول کے خوشی مناتا، اس کی 7 پشتوں میں گلزار پہلا نوجوان تھا جس نے کوئی تعلیمی سند پائی۔ حنیف لوہار کو توقع تھی کہ بیٹا میٹرک کرنے کے بعد اس کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے بوجھ کو ہلکا کرے گا۔ آخر کو اس کی اپنی عمر اب ڈھل رہی تھی، ہاتھ پیر اس محنت مشقت میں اس طرح ساتھ نہیں دے سکتے تھے جیسے جوانی میں۔ لیکن گلزار کے لچھن کچھ اور ہی تھے۔ بچپن سے وہ کھلندڑا رہا تھا، وہ چاہے گلی ڈنڈا ہو یا کرکٹ، گلزار کو ہر کھیل میں موج مستی نظر آتی تھی۔ لہذا باپ کے لاکھ سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا کہ بھٹی کے کاروبار کو ویسے ہی اپنا لے جیسے اس کے باپ نے اور اس کے دادا نے اور پردادا نے کیا تھا۔ بابا جی تم دیکھنا تو صحیح میں کیا نام کماؤں گا، وہ باپ کو تسلی دیتا۔ اس بھٹی میں کیا رکھا ہے، میں بھی ایسے ہی پک کر تانبا بن جاؤں گا جیسے تم ہو گئے ہو۔ بیٹا یہ ہماری روزی روٹی ہے، ہمارا پیشہ ہے، بابا جی اسے تلقین کرتے۔ ہم لوہار ہیں اور لوہار ہی رہیں گے، کوئی لاٹ صاحب نہیں بن سکتے۔ بن سکتے ہیں بابا جی، بن سکتے ہیں، میں بن کے دکھاؤں۔ گلزار باپ کی نصیحت کے جواب میں سینہ تان کر اور کپا سے گال بھلا کر کے ہے۔ ہاتھ پاؤں چلائے بغیر اس کا بدن پھولتا جا رہا تھا اور گال تو جیسے پھول کر کپا ہو گئے۔ بیٹا میں نے تجھے اس لیے تو نہیں لکھایا پڑھایا تھا کہ تو پرکھوں کے کاروبار میں کیڑے نکالنے بیٹھ جائے۔
और इस बहाने से कोई काम ना करे, बाबा जिद होकर एहतजाज करता। एक रोज गुलजार बहुत जोश में हाँफता कांपता बाप के पास आया। जाने मेहनत का पसीना था या आती हुई गर्मी के तेज सूरज का असर था, वो पसीने में शराबोर हो रहा था, और उसके फूले हुए गाल यूं लग रहे थे जैसे तेल के कढ़ाव में से निकाली हुई ताजा कचौरी। अरे वाह, बहुत ही बहुत। बाबा बड़ा जबरदस्त चांस हाथ लगा है, उसने आते ही ऐलान किया। शहर से एक बहुत बड़ी पार्टी आई। अबे हड हराम, पार्टी वार्टी से हमें क्या लेना। हनीफ लोहार ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बेटे को सरजनिश की। कोई धंधा बंदा करने आए हैं तो बात कर, वरना मेरा वक्त मत खराब कर। बाबा जी, धंधे ही की तो बात है, गुलजार ने एहतजाज किया। तुम तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हो। बहुत से बड़े बड़े फौजी अफसर हैं और मुझे अपने साथ शिकार के लिए जंगल में ले जाना चाहते हैं। अबे ओ उल्लू की दुम, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हनीफ लोहार ने बेटे को फिटकारा। तूने जन्म कर्म में कभी शिकार नहीं किया, तेरे बाप दादा ने नहीं किया, बजाय इसके कि कोई काम धंधा करे तुझे ये नए नए शौक चढ़ा रहे। बाबा जी, तुम नहीं समझ रहे हो, गुलजार ने गाल जोर जोर से फुलाते हुए एहतजाज किया। बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा चांस हो सकता है मेरे लिए। मैंने शिकार तो कभी नहीं किया, लेकिन जंगल से तो मैं खूब वाकिफ हूँ। और वो फौजी कह रहे हैं कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे वो वापसी में अपने साथ शहर ले जाएंगे। सोचो बाबा, शहर जाके तो दिन फिर जाए। बाबा जी दिल से तो तैयार नहीं हुए, लेकिन जवान लौंडे की जिद के आगे उनकी कुछ चली भी नहीं। गुलजार अपनी बात पर अड़ा रहा और फौजियों के साथ उनको शिकार खिलवाने के लिए जंगल को चला। वहां शिकार पर उसने फौजी अफसरों को वाकई राम कर ही लिया होता कर ही लिया होगा। जो शिकार से वापसी पर उसने बड़े फख्र से एक तो बाप के हाथ पर 100-100 रुपए के कई नोट रखे, और फिर उसे यह खबर सुनाई कि फौजी उसे अपने वादे के मुताबिक अपने साथ शहर लेकर जा रहे हैं। बाबा जी दिल से तो नहीं चाहते थे कि उनका लौंडा घर छोड़कर शहर जाए, मगर बेटे ने शिकार की कमाई उनके हाथ पर रखकर उनकी मुजाहमत को बड़ी हद तक पिघला दिया। अंधा क्या चाहे दो आंखें। बाबा जी को तो फिक्र यही रहती थी ना कि लौंडा काम धंधे से लग जाए और चार पैसे कमाने लगे। बेशक। तो बेटे ने होनहार बरवा होने की झलक तो दिखला दी थी बाबा को। बादल नखास्ता बाबा जी ने हामी भर ली कि उनका लौंडा घर से दूर शहर जाकर किस्मत आजमाना है। गुलजार फौजियों के साथ शहर चला, और फिर एक अरसे तक उसके बारे में हनीफ लोहार को कुछ मालूम नहीं हो सका कि उसका लौंडा वहां क्या करता। उसको परेशानी भी थी कि जवान जहां लड़का शहर की रंगीनियों में कहीं गलत रास्ते पर न चल पड़े। लेकिन ये भी तसल्ली थी कि उसका लौंडा जिन लोगों के साथ गया था वो खासे भरोसे के लोग थे। गुलजार को वो जब गांव से शहर लेकर जा रहे थे तो हनीफ लोहार के पास आए थे और उसे यकीन दिलाया था कि वो उसके बेटे का खास ख्याल रखेंगे और उसके लिए शहर में ढंग का काम देखेंगे। एक मुद्दत के बाद गुलजार का खत आया कि वो बहुत बड़ा फौजी अफसर जो शिकार के लिए आने वाली पार्टी का सरबराह था उस पर बहुत मेहरबान हो गया था, और उसने गुलजार को अपनी एक शुगर मिल में सुपरवाइजर लगा दिया और उसके लिए 1,000 रुपए महीने की तनख्वाह मुकर्रर। बहुत अच्छे। हनीफ लोहार ने गुलजार की तरफ से खुशखबरी सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका बेटा शहर में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहा। 3-4 बरस और गुजर गए। इस दौरान हनीफ लोहार को गुलजार की तरफ से उसकी खैर खैरियत के साथ साथ उसकी तरक्की की खबरें भी मिलती रही। वो अब अपने सेठ की शुगर मिल में सुपरवाइजर से छलांग लगाकर मैनेजर बन गया। मिल के मालिक को उसकी वफादारी पर बहुत एतमाद था, इसीलिए तो उन्होंने इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। गुलजार ने अपने गांव भी अब गाहे बगाहे आना जाना शुरू कर दिया। मिल का मैनेजर बन जाने के बाद उसे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल गई थी,
اور وہ اسی گاڑی پر بڑی شان سے اپنے گاؤں آیا جایا کرتا۔ اس کے دونوں بھائی بھی اب جوان ہو گئے تھے، لہذا وہ انہیں بھی اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا اور انہیں وہاں اپنی ہی مل میں ملازمت دلوا دی۔ اس کا تو بہت اصرار تھا کہ بابا جی اور اماں جی بھی اب گاؤں چھوڑ کر اس کے ساتھ شہر منتقل ہو جائیں، لیکن حنیف لوہار اپنے پرکھوں کی جگہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ باپ دادا کی لگائی ہوئی بھٹی اسے شہر کی روشنی اور ٹیپ ٹاپ سے بڑھ کر عزیز تھی۔ بھٹی کی گرمی میں جو گداز تھا وہ شہر میں اسے کہاں ملتا۔ کیا بات ہے جی! اور 2 سال گزر گئے اور ملک میں الیکشن کا موسم آ گیا۔ گلزار کی شوگر مل کے مالک کے پاس بہت پیسہ تھا، اثر رسوخ تھا، آخر کو وہ فوج میں جرنیل رہ چکے تھے۔ سرکار کی طرف سے بہادری کے انعام میں سینکڑوں ایکڑ زمینیں ملی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بہادری صرف ایک جنگ میں قیدی ہو کر دکھائی۔ سو جب اتنی ساری چیزیں ہوں، زندگی میں سب ہی کچھ حاصل کر لیا، پھر اپنے دیش میں مال پانی اور اثر رسوخ والے لوگوں کو ایک ہی سیدھ نظر آتی ہے، سیاست۔ جرنیل صاحب بھی اب سیاست کے میدان میں دو دو ہاتھ کرنا چاہتے تھے، وہاں بھی اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ جمانا چاہتے۔ جب بے تحاشا پیسہ ہو اور اس پیسے کے بل پر کام کرنے اور خون پسینہ بہانے والے کرائے کے حمایتی مل جائیں تو پھر الیکشن جیتنا کون سا کٹھن کام ہے۔ جرنیل صاحب بھی جیت گئے۔ ان کے الیکشن میں گلزار نے ان کی بہت مدد کی، رات دن ایک کر دیے تھے۔ ان کی پوری الیکشن مہم کا نگران وہی تھا، لہذا الیکشن کے بعد جب جرنیل صاحب حکومت میں شامل ہوئے اور وزارت پائی تو گلزار ان کی شوگر مل کے مینیجر کے ساتھ ساتھ ان کا سیاسی مشیر، ان کا دایاں بازو بھی ہو گئے۔ جرنیل صاحب کو اس پر پہلے بھی بہت بھروسہ تھا، اب وزارت ملنے کے بعد اور بھی ہو گیا۔ وہ نوجوان تھا، حوصلہ مند تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں کچھ کر گزرنے اور آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو بہت تھی، جس کی سیاست کے بازار میں بہت ضرورت ہے۔ وہاں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا، راستہ خود بنانا پڑتا ہے، اور راستہ بنانے کے لیے سمجھ بوجھ سے زیادہ ہوشیاری اور مکاری کی ضرورت ہے۔ بہت خوب. وقت اور تجربے نے گلزار کو بازار سیاست میں قدم جمانے، آگے بڑھنے، اپنے لیے کوئی مقام بنانے کے سارے ہتھ کنڈے، داؤ پیچ، جوڑ توڑ بہت جلد سکھلا دی۔ اس کی برادری اس کے گاؤں میں اب اس کی بہت دھوم تھی۔ وہ اب گاؤں آتا تھا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آتا تھا، آخر کو وہ ایک بڑے وزیر کا معتمد خاص تھا۔ دست راز تھا تو پھر اس کی ٹیپ ٹاپ کیوں نہ ہو۔ اب وہ اکیلا نہیں آتا تھا، اس کی گاڑی کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں بھی آتی، اور وہ اس رکھ رکھاؤ سے گاؤں والوں کے بہت درمیان عمدہ. کرتا تھا جیسے کوئی بادشاہ باج گزاروں سے خراج لینے۔ اس کا بہت اصرار تھا کہ حنیف لوہار اب گاؤں چھوڑ کر اس کے ساتھ مستقل طور پر شہر چلا، تاکہ وہ گاؤں کے چکر لگانے سے بچ جائے، لیکن بابا جی اپنے پرکھوں کی زمین کو خیر بات کہنے کے لیے ہنوز آمادہ نہیں تھے۔ لیکن ان کا رہن سہن بھی بیٹے کی ترقی کے ساتھ ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ بنجر زمین میں اگر کھیتی اگنے لگے تو ہریالی تو آپ سے آپ کی پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک. حنیف لوہار کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ہریالی کا سامان ان کے ہونہار سپوت تندہی کے ساتھ مسلسل فراہم۔ گلزار نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بابا جی اپنے پرکھوں کی مٹی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے تو اس نے پیاسے کو کنویں کے پاس لے جانے کو کٹھن جانتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کنویں کو پیاسے کے پاس ہی لے آئے۔ بہت عمدہ. بازار سیاست میں جب ایک بار الادین کا چراغ ہاتھ لگ جائے اور اس کا جن قابو میں آ جائے تو پھر ہر چیز ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو حنیف لوہار کا وہ چھوٹا سا کچا پکا مکان بدلا، جس میں وہ خود بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہو گیا، اور جہاں اس کے سب بچے بھی پیدا ہو کر جوان۔ گلزار نے گاؤں سے باہر ایک بڑے کھیت کی زمین خرید کر اس پر اپنے ماں باپ کے لیے ایک بڑے مکان کی تعمیر شروع کر دی۔
حنیف لوہار نے قریبی یار دوستوں کو بتایا کہ ان کے بیٹے نے کسی بینک سے اس مقصد کے لیے بہت بڑا قرضہ حاصل کر لیا۔ بھلا بینک کی مجال تھی کہ اسا قرضہ دینے سے انکار کر سکے، اور ویسے بھی بڑے لوگوں کے لیے، بااثر لوگوں کے لیے ملک میں عرصہ ہوا قرضہ واپس کرنے کی بری عادت کب کی ختم ہو گئی۔ واہ، اور جب عالیشان مکان بن کر کھڑا ہو گیا تو پھر وہاں سے بس کے اڈے تک، جو 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، ایک نئی سڑک بننا بھی شروع ہو۔ گلزار کے سرپرست وزیر بات تدبیر کا ایک اشارہ کافی تھا، شہر سے بلڈوزر آئے اور سڑک کی تعمیر دنوں میں پوری کر کے واپس بھی چلے گئے۔ پھر واہ، اس کے بعد بجلی اور گیس کی لائنیں خاص طور سے گلزار کے بابا جی کے نئے مکان تک پہنچانے کا بندوبست شروع ہو گیا۔ نئے مکان کے ساتھ ساتھ بابا جی کی بھٹی کی صورت بھی بدلنی شروع ہو گئی۔ ایک دن پتہ چلا کہ حنیف لوہار کے کاروبار میں وسعت کے لیے بینک نے ایک بہت بھاری رقم منظور کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بھٹی ایک بڑی سی فاؤنڈری میں تبدیل ہوئی۔ جہاں پہلے واہ، صرف حنیف لوہار کے بیٹے اس کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، وہاں اب کئی درجن ملازم فاؤنڈری میں کام کرنے لگے۔ بابا جی نے اب بنڈی اور تہمد اتار کر کلف لگے کرتے پاجامے اور ان کے ساتھ واسکٹ پہننی شروع کر دی، اور اکثر دن تو وہ فاؤنڈری جانے کی زحمت بھی نہیں کرتے تھے، ان کے لیے کام کی ذمہ داری ہلکی ہوتی جا رہی۔ حنیف لوہار کے لونڈے نے ان ترقیاتی کاموں میں دیکھتے ہی دیکھتے 4 برس اور بیت گئے، اور ایک مرتبہ پھر الیکشن کا زمانہ۔ ملک میں نئے سرے سے سیاسی شادیوں کی نوبت بجنے لگی، جوڑ توڑ کا کاروبار پھر چمک اٹھا، نت نئے گٹھ جوڑ زرخیز سیاسی دماغوں میں کیڑوں کی طرح کلبلانے لگے۔ اب کے جو الیکشن کا موسم شباب پر آیا تو حنیف لوہار کے جوان سال بیٹے کا سیاسی نصیبہ بھی جاگ اٹھا۔ الیکشن سے 1 برس پہلے ہی گلزار نے جرنیل صاحب کے کہنے پر ایک بڑے جاگیردار سیاستدان کی بیٹی سے شادی کی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ گلزار کی خانہ آبادی سے زیادہ جرنیل صاحب اور جاگیردار سیاستدان کے مابین ایک اٹوٹ رشتہ قائم کرنے کی کوشش تھی۔ بہت خوب، جرنیل صاحب نے گلزار کو یہ کہہ کر کہ اس شادی کے لیے راضی کیا تھا کہ اگر ان کا اپنا بیٹا ہوتا تو وہ جاگیردار کی بیٹی کو اس کی بیوی بنا کر لے آتا، گلزار ان کے لیے بیٹے کی طرح۔ اور پھر گلزار نے بھی اس شادی کو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے نیک فال سمجھ کر قبول کر بے شک، لیا۔ تو اتنی مضبوط سیاسی بنیاد پڑنے کے بعد یہ کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں تھی کہ اب کے الیکشن میں گلزار کو اس پارٹی کی طرف سے انتخاب لڑنے کے لیے ٹکٹ مل گیا جس کے لیڈر جرنیل صاحب تھے۔ ویسے جرنیل صاحب جب سے میدان سیاست میں وارد ہوئے تھے، انہوں نے اپنے عہدے کے ساتھ بریکٹ میں ریٹائرڈ کا لاحقہ لگانا شروع کر دیا، جیسے جتانا چاہتے ہوں کہ شیر اب پنجرے میں بند ہو گیا۔ الیکشن کا نتیجہ جرنیل صاحب کی پارٹی کے حق میں رہا، اور کیوں نہ رہتا جب پرانے اور نئے دولتیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو سیاست کی اور اقتدار کی مچھلی ان کے جال سے مجال ہے کہ بچ کر نکل جائے۔ بہت خوب، الیکشن کے بعد سابقہ جرنیل صاحب ملک کے پرائم منسٹر یا پردھان منتری بن گئے، اور ان کے چہیتے من پسند گلزار کو، جو اب صرف گلزار نہیں رہا تھا بلکہ بازار سیاست میں اب اس کی اونچی دکان پر چودھری گلزار کے نام کی تختی لٹکنے لگی تھی، اس کی پسند کی وزارت۔ یہ الگ بات تھی کہ گلزار کی پسند نے اس کے باپ سمیت سب کو ہی حیرت میں ڈال دیا۔ سب کا خیال تھا کہ گلزار جو کئی برس سے جرنیل صاحب کی صحبت میں سیاست کے سب داؤ پیچ اچھی طرح جان چکا تھا، کوئی ایسی تگڑی وزارت مانگے گا جس میں فیض کے اسباب فراوانی سے میسر ہو۔ آسان لفظوں میں اس میں مال بنانے کی گنجائش اور سہولت دوسری وزارتوں کے مقابلے میں زیادہ۔ جی جی، لیکن گلزار نے وزارت جو پسند کی تھی وہ تھی ریلوے۔ دوست احباب ہمدرد سب کو حیرت تھی کہ گلزار نے ایسی وزارت کیوں پسند کی تھی جو چیونٹیوں بھرا کباب تھی۔
कांटों का हार थी। बरसों से रेलवे का महकमा पूरे मुल्क में सबसे बदनाम चला आ रहा। रेलवे जो जनता की सहूलत के लिए, आवाम की आसानी के लिए एक बड़ा वसीला समझा जाती थी, अब सालों से हुकूमत के लिए एक सफेद हाथी बन गई थी और मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। कोई साल ऐसा नहीं जाता था जब रेलवे के बजट में हुकूमत को करोड़ों अरबों का घाटा ना होता। जाने क्या सोचकर गुलजार ने बदनामी और रुसवाई की ये बेल अपने सर मंडने के लिए चुनी थी। हनीफ लोहार को भी बेटे से बहुत शिकायत थी कि उसने वजारत के चुनाव में सख्त नादानी का मुजाहरा किया, जिसकी उसे अपने होनहार बेटे से उम्मीद नहीं थी। लेकिन बेटे ने बाबा जी को ये कहकर खामोश कर दिया था कि वो सियासत के मैदान में अब नावारिद नहीं था, बल्कि मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका। जी। बाबा जी, तुम देखना तो सही, ये जो आज मुझे ताने दे रहे हैं, उसने बाबा जी को समझाते हुए कहा था, ये सब सुनार हैं, टुक टुक करने वाले। मैं लोहार का बेटा हूँ, एक बार में सब हिसाब बराबर। गुलजार के वजीर बन जाने के बाद सबसे पहला फायदा तो जाहिर है कि उसके अपने कुनबे को ही होना चाहिए था, और हुआ भी। मुल्क में एक नए स्टील मिल्स का मंसूबा शुरू हुआ, और वो भी गुलजार के बाबा जी के लिए। अब उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा लंबे चौड़े कर्जे मिलने लगे, और उनके बेटे ने बाप की फाउंड्री की जगह एक बड़ा स्टील मिल्स बनाना शुरू। हनीफ लोहार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कहाँ बाप दादा के जमाने की भट्टी, और कहाँ स्टील मिल। और फिर सोने पर सुहागा ये कि उनका अपना तो एक ढेला भी नहीं लग रहा। नए कारखाने के लिए जमीन उन्हें हुकूमत ने अतिया कर दी थी, और बैंक थे कि गुलामों की तरह तरह उनके लिए बड़े बड़े कर्जे लिए खड़े थे। सारा ही मुनाफे का सौदा था। सारा ही मुनाफे का सौदा था। स्टील का कारखाना बने और उस तक रेलवे लाइन न हो, ये भला कैसे मुमकिन था। लिहाजा कारखाना जैसे ही बनना शुरू हुआ, उसके साथ साथ करीब के रेलवे जंक्शन से, जो हनीफ लोहार के गांव से कोई 150 किलोमीटर दूर था, रेलवे लाइन भी पड़नी शुरू हो। नई हुकूमत का वजीर रेलवे मुल्क भर में रेलवे का जाल बिछा देने का नारा लगाकर मसनद हुकूमत पर फाइज हुआ था, और इस जाल की पहली कड़ी उसके बाप के कारखाने से जाकर मिलने वाली। तो भैया। कारखाने के मुकम्मल होने से पहले ही रेलवे लाइन पूरी हो चुकी थी। उस नई लाइन की तामीर में रेलवे की वजारत ने गैर मामूली चुस्ती और फर्श शनासी का मुजाहरा किया। आखिर को घर की बात थी, और लाइन वजीर रेलवे के अपने गांव तक जा रही थी। तरक्की के लिए एक नई शाहराह उजागर हो रही थी। नई रेलवे लाइन चमकती हुई नई पटरी नए कारखाने के अंदर तक जा रही थी, ताकि कारखाने में आने वाला सामान और वहां बनने वाला माल पर सहूलत आ जाए। क्या बात है। रेल की नई पटरी और स्टील के नए कारखाने दोनों के इफ्तिताह के लिए एक ही तारीख मुकर्रर की गई थी। लेकिन हनीफ लोहार के लिए ये तारीख बहुत बड़ा मसला बन गई। उनके नए कारखाने के लिए खाम माल लाने वाला बहरी जहाज रास्ते में गैर मामूली ताखीर का शिकार हो गया, और नामुमकिन था कि वो वक्त पर उनके कारखाने की नई भट्टियां चालू करने के लिए खाम माल लेकर पहुंच सके। हनीफ लोहार ने बेटे को मशवरा दिया कि नई पटरी के इफ्तिताह की तारीख बदल देनी चाहिए, मौखर कर दी जाए, लेकिन गुलजार ने इनकार कर दिया। बाबा जी, उसने बाप से कहा, तुम नहीं जानते, सियासत में जबान की बहुत अहमियत होती। मैं पूरी काबीना को जबान दे चुका। मुल्क भर के अखबारों में पटरी की तारीख के इफ्तिताह का चर्चा हो चुका है। अब ये कैसे हो सकता है कि मैं उसको मुलतवी कर दूं? नहीं बाबा, नहीं। और मेरी नाक का क्या हो? मेरे कारखाने की भट्टियां गर्म नहीं होंगी तो मेरी और तुम्हारी इज्जत का तो जनाजा निकल जाए। बाप ने एहतजाज किया। उसकी फिक्र तुम मत करो बाबा, वो मुझ पर छोड़ दो।
नई पटरी और नए कारखाने का इफ्तिताह मुकर्ररा तारीख पर बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। जर्नैल वजीर आजम बनफ्स नफीस इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए। उनके मुबारक हाथों से नए रेलवे स्टेशन का फीता काटा और उन्हीं हाथों ने नए कारखाने का सुनहरा फीता भी काटा। वजीरों, बड़े बड़े अफसरों और अखबारी नुमाइंदों और टीवी वालों की बारातें ट्रेनें भर भर कर इफ्तिताही तकरीब में दारुल हुकूमत से नाजिल हुई और रेल के इंजन उन्हें कारखाने के अंदर तक लेकर गए। वाह। कारखाने की नई भट्टियां उस वक्त शुरू हुई जब मेहमान खाने की जियाफत के लिए कारखाने के नए मेहमान खाने में जाते थे। शाम तक इन भट्टियों से धुआं निकलना शुरू हो गया, तो इस बात की अलामत थी कि कारखाना पूरी तरह से काम करने लगा। वो बहरी जहाज जो कारखाने के लिए खाम लोहा लेकर आने वाला था, वो हनोज गहरे समंदर में बंदरगाह से कई दिनों की मुसाफत, लेकिन कारखाने की भट्टियां ताजा ताजा गाढ़ा धुआं उगल रही थी। कारखाने की सारी बत्तियां जश्न के मौसम में रोशन थी। अगली सुबह के अखबारों के पहले सफात नए रेलवे लाइन और नए स्टील मिल्स के इफ्तिताह की शह सुर्खियों और रंगीन तस्वीरों से भरे हुए थे, और अंदर के सफात में कहीं दो सत्रों की एक खबर दबी हुई थी। रेलवे का एक इंजन कल से लापता है, वो काम उसकी गुमशुदगी की तहकीकात कर रहे हैं। क्या बात, क्या क्या बात, बात है। क्या बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह बात। वाह। ये आपने इतने साल पहले लिखा, लेकिन लग रहा था जैसे अभी की कोई कहानी हो। अभी का बात है। ये मैंने जी जी। ये मैंने कोई 30-32 बरस पहले अफसाना लिखा। अरे वाह, देखिए यही इत्तेफाक तो है बात है, हमारे जमाने के हालात नहीं जो। बदलते। जी जी जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक अफसाना निगार जो होता है वाकई माशरे का नब्बाज होता है, और माशरे की जो है वो उस पे दुखती रग पे हाथ रखने वाला होता है, और उसके अफसाने कैसे जो है वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। उसकी वाकई ऐसे लगता है जैसे ये अफसाना अभी आपने लिखा हो। बहुत शुक्रिया मोहतरम करामतुल्लाह गौरी साहब। इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आप सबको, जो हमारे साथ सामीन शामिल हैं, उन सब के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आप सबको अपनी रहमतों के भरे साहिबान में रखे। बहुत मोहब्बतों के साथ रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद फिर आप सबके सामने आपके सामने एक नए अफसाने के साथ शामिल होंगे, एक शाम दो अफसाने के नाम से। अल्लाह हाफिज। खुदा बंद कर दी, फिर बाधा बंद कर दी, लीव